मेरा नाम कमला है। मेरी उम्र लगभग 70 साल है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापा इंसान की दूसरी बचपन जैसी उम्र होती है, लेकिन मेरे लिए बुढ़ापा किसी सजा से कम नहीं था। जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से बनाया था, उसी घर में अब मेरी कोई कीमत नहीं बची थी। सुबह के करीब 10 बजे होंगे। बाहर तेज धूप थी। जून की गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। मैं बरामदे के एक कोने में बैठी थी। पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार था, घुटनों में दर्द था और सांस भी फूल रही थी। फिर भी मैंने किसी से शिकायत नहीं की। मेरे 2 बेटे थे, महेश और दिनेश। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे, लेकिन घर एक ही था। पहले ऐसा नहीं था। एक समय था जब यही दोनों बेटे मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे। मैं जहाँ जाती मेरे पीछे पीछे चले आते। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। तभी अंदर से बड़ी बहू रीना की आवाज़ आई, माँ जी कब तक ऐसे ही पड़ी रहेंगी? थोड़ा अपना भी ध्यान रख लिया कीजिए। हर समय दवाई, हर समय डॉक्टर, आखिर खर्चा भी तो होता है। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इतने में छोटा बेटा दिनेश बाहर आया और बोला, भाभी सही कह रही हैं, माँ की दवाई पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर झुक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही एक दिन मेरी दवाइयों का हिसाब लगाएंगे। मेरे पति रघुवीर का निर्धन तब हो गया जब महेश केवल 7 साल का था और दिनेश मुश्किल से 3 साल का था। उस दिन के बाद मैंने कभी अपने लिए नहीं जिया। दिन में लोगों के घरों में खाना बनाती और रात को सिलाई करती। कई बार भूखी सो जाती, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया। मैंने दोनों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उनकी हर जिद पूरी की। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन यही मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन दोपहर में मैंने रसोई की आवाज़ें सुनी। दोनों बेटे और उनकी पत्नियां आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैं पानी लेने के बहाने दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो गई। महेश गुस्से में बोला, अब बहुत हो गया। माँ की जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं उठा सकता। दिनेश ने तुरंत जवाब दिया, तो क्या मैं उठाऊं? मेरी नौकरी भी छोटी है, बच्चों की फीस अलग है। रीना बोली, सच कहूँ तो अब इनके कारण घर का माहौल भी खराब रहता है। छोटी बहू पूजा ने धीरे से कहा, कोई वृद्धाश्रम ढूंढ लो या कहीं और छोड़ाओ। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर महेश ने ऐसी बात कही जिसने मेरी रूह तक हिला दी। वो बोला, अगर इन्हें इस किसी सुनसान जगह छोड़ा है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या सचमुच मेरे अपने बेटे मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं? मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रह गई। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक घर के सामने एक चमचमाती सफ़ेद एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी देखकर पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। दरवाजा खुला। करीब 40 साल का एक लंबा सा आदमी बाहर उतरा। उसने साधारण सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व से साफ लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी है। वो सीधे मेरे बेटे की तरफ बढ़ा। दोनों बेटे हैरानी से उसे देखने लगे। उसने शांत आवाज में कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी कुछ बातें सुन बैठा। महेश ने चिढ़कर कहा, ये हमारे घर का मामला है। वो आदमी मुस्कुराया, शायद, लेकिन एक माँ का अपमान किसी एक घर का मामला। उसने बैग खोला। नोटों की गड्डियाँ देखकर दोनों बेटों और उनकी पत्नियों की आंखें फटी रह गई। वह आदमी बोला, इस बैग में 25 लाख रुपए हैं। अगर आपकी माँ मेरे साथ चलेंगी तो ये सारे पैसे आपके होंगे। उसकी बात सुनकर मेरे बेटों की आंखें में वही चमक आ गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे समझ आ गया कि आज उनका फैसला बदलने वाला नहीं है, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस आदमी के साथ मैं जाने वाली हूँ। भारी कदमों से उस अजनबी आदमी के साथ गाड़ी में बैठ गई। एक बार पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दोनों बेटों पैसों से भरे बैग को पकड़ रखे थे। किसी ने एक बार भी नहीं कहा, माँ मत जाओ। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी। करीब आधे घंटे तक हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। आखिर मैंने हिम्मत करके पूछा, बेटा तुम कौन हो और मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? उसने सड़क से नज़र हटाए बिना कहा, थोड़ा सब्र कीजिए माँ जी, अभी सब पता चल जाएगा। उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द था। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के सबसे आलीशान इलाके में पहुंच गई। एक बहुत बड़ा बंगला सामने था। ऊंचा लोहे का गेट, सुरक्षा गार्ड, बड़ा सा बगीचा और अंदर कई महंगी गाड़ियां खड़ी थी।
मैंने ऐसा घर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। गाड़ी रुकते ही नौकर दौड़ कर आया। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत सम्मान से नीचे उतारा। मैं हैरान थी। जिस सम्मान के लिए मैं अपने घर में तरस गई थी, वह सम्मान एक अजनबी दे रहा था। घर के अंदर पहुंचते ही उसने नौकर से कहा, पहले माँ जी के लिए ठंडा पानी और खाना लगाओ। मैंने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। वह मुस्कुराया। आज से जैसे ही मुझे देखा, उसने कदम वहीं रुक गए। चेहरा एकदम बदल गया, आंखें फैल गई। कुछ पल तक वह मुझे घूरती रही, फिर कांपती हुई आवाज़ से बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन वो मुझे पहचान चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे मेरे पास आकर पूछा, तुम कमला हो ना? मैं चौंक गई। जी, लेकिन आप? मेरे इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय वो आदमी मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, माँ जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने ध्यान से उसका चेहरा देखा। वो जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। तभी उसने कहा, मेरा नाम अमन है। मैं चुप रही। फिर उसने धीरे से अगला वाक्य कहा, मैं सुरेश चाचा का बेटा हूँ। यह नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। मेरी सांसें तेज हो गई, क्योंकि सुरेश यह वही नाम है जिसे मैंने 30 साल से अपने दिल में दफन कर रखा था। मेरे पति रघुवीर के सबसे अच्छे दोस्त का नाम। अमन की माँ मेरी तरफ देखते हुए रोने लगी। उन्होंने कहा, 30 साल हो गए, आज भी हमें नहीं पता मेरे पति उस दिन कहाँ गायब हुए थे। मेरी आंखों के सामने 30 साल पुरानी तस्वीर घूमने लगी। बरसात के दिन थे जिसने 2 परिवार की जिंदगी बदल दी। अमन मेरे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और उम्मीद भी। उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ जी, उस दिन मेरे पिताजी आखिरी बार आपके पति के साथ गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए, सच क्या है? मैंने कांपते हुए कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। अमन ने पहली बार तेज आवाज में कहा, झूठ मत बोलिए। पूरा कमरा गूंज उठा। उसकी माँ भी रोते हुए बोली, हमने 30 साल इंतजार किया, हर मंदिर, हर पुलिस स्टेशन, हर रिश्तेदार के घर गए, लेकिन मेरे पति कभी नहीं मिले। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं जानती थी कि अब सच छिप नहीं सकता। मैंने सिर झुका लिया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर आज सच नहीं बताया तो शायद मरते दम तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनते ही अमन और उसकी माँ एकदम शांत हो गए। मैंने गहरी सांस ली और 30 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उस समय तुम्हारे पिताजी सुरेश और मेरे पति रघुवीर पूरे इलाके में सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे। लोग उन्हें सगे भाइयों से भी बढ़कर मानते थे। दोनों साथ खेती करते थे, साथ कारोबार करते थे और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। उस समय हमारे दोनों परिवार एक ही परिवार की तरह रहते थे। तुम्हारे पिताजी सुरेश और मेरे पति रघुवीर बचपन के दोस्त थे। दोनों के बीच इतना विश्वास था कि बिना गिने पैसे एक दूसरे को हाथ में रख देते थे। अमर और उनकी माँ बिना पलक झपकाए मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, एक दिन तुम्हारे पिता किसी जरूरी काम से हमारे घर आए। उस समय रघुवीर खेत में गए हुए था। मैं घर में अकेली थी। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। पुरानी यादों ने मेरी आंखें नम कर दी। सुरेश उस दिन बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें से झगड़ा किया और उन्होंने गुस्से में शराब भी पी ली थी। वह अपने होश में नहीं थे। अमन की सांसें तेज हो गई। मैंने कहा, अचानक उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने ऐसी हरकत करने की कोशिश की जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं बहुत डर गई। अपने बचाव में पास रखा हुआ पीतल का दिया उठाकर उनके कंधे पर मार दिया। वो गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। होश आते हुए मेरे पैरों में गिरकर रोने लगे। बार बार कहते रहे, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने दोस्त की नज़रों में कैसे देखूंगा? मैंने धीरे से कहा। मैंने उन्हें तुरंत वहां से लौट जाने को कहा। शाम को जब रघुवीर लौटे तो मैंने पूरी बात सच सच बता दी। अमन की माँ रो रही थी। मैंने आगे कहा, रघुवीर को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन सुरेश खुद हमारे घर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी गलती मान ली और कहा कि वह इस शर्म से के साथ इस गांव में नहीं रह पाएंगे।
उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी ज़मीन बेचकर हमेशा के लिए दूसरे शहर चले जाएंगे। अमन ने हैरानी से पूछा, तो फिर पिताजी गायब कैसे हो गए? मैंने गहरी सांस ली। यही सबसे बड़ा दुख है बेटा। जिस दिन उनके साथ गांव छोड़ा था उसी दिन रघुवीर उनके साथ शहर निकले। रास्ते में दोनों के बीच फिर वही पुरानी बात छिड़ गई। बहस बढ़ती गई, गुस्से में धक्का मुक्की हुई। तुम्हारे पिताजी का पैर फिसल गया, वो सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए बोली, रघुवीर नीचे उतरे। उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डर के कारण उन्होंने किसी को सच नहीं बताया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अमन की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोज उसी हादसे को याद करके टूटते रहे। मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अगर कभी सुरेश का परिवार मिल जाए तो वह उनकी हर अमानत उन्हें लौटा देना। मैं उठी, अपने पर्स से एक छोटी सी चाबी निकाली। यह बैंक लॉकर की चाबी है। उसमें तुम्हारे पिता के कागज हैं, उनकी डायरी है और वह रकम रखी है जिसे रघुवीर ने कभी हाथ नहीं लगाया। अमन ने कांपते हाथों से चाबी ली। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। कई बरसों से दबा हुआ सच आखिर आज सामने आ चुका था। असली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अमन तैयार होकर मेरे कमरे के बाहर आ गया। उसकी आंखों में रात भर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी चलिए आज हम उस लॉकर को खोलते हैं। शायद आज 30 साल से बंद एक कहानी का आखिरी पन्ना भी खुल जाएगा। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। करीब 1 घंटे बाद हम शहर के पुराने बैंक पहुंचे। वह वही बैंक था जहां मैं बरसों से चुपचाप आती रही थी। बैंक के कई पुराने कर्मचारी मुझे पहचानते थे। मैनेजर ने आदर से कहा, कमला जी इतने साल बाद आज फिर लॉकर खोल रही हैं? मैंने बस इतना कहा, हाँ बेटा, आज इसका असली मालिक के साथ आया है। कुछ ही देर में हम लॉकर रूम के अंदर थे। लोहे की मोटी अलमारी के सामने खड़े होकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चाबी के ताले में डाली। 30 साल से बंद पड़ा लॉकर धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस पे सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक डायरी थी। साथ में जमीन के कागज, कुछ पुराने सिक्के और एक सीलबंद लिफाफा रखा था। उस लिफाफे पर साफ अक्षरों में लिखा था, यह पत्र केवल सुरेश के परिवार के लिए है। अमन ने हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर रघुवीर की लिफाफट में कई पन्नों का पत्र था। अमन पढ़ने लगा, प्रिय सुरेश के परिवार, अगर यह खत तुम्हारे हाथों तक पहुंचता है तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं हर दिन अपने अपराध के साथ जिया हूँ। मुझे अदालत से नहीं, मेरी अंतरात्मा से उम्र कैद थी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस लॉकर में जो कुछ भी है वह मेरा नहीं, सुरेश की अमानत है। इसे उसके बेटे को दे देना। और अगर कभी कमला अकेली पड़ जाए तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना। पत्र खत्म होते होते अमन की आवाज़ भर्रा गई। उसने पत्र सीने से लगा लिया। उसकी माँ भी रोते रोते मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहन, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहली बार इतने बरसों बाद अपने दिल का बोझ हल्का होते महसूस किया। लेकिन तभी बैंक मैनेजर ने एक और बात कही, कमला जी, लॉकर में एक और फाइल भी है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने फाइल खोलकर अमन को दी। उसमें एक रजिस्ट्री थी। रघुवीर ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले अपनी आधी खेती बेचकर एक छोटा सा वृद्धा आश्रम बनवाने के लिए दान कर दिया था। नीचे लिखा था, जिस दिन मेरा अपराध माफ़ हो जाए उसी दिन इस वृद्धाश्रम का नाम मेरे दोस्त सुरेश के नाम पर रख दिया जाए। यह पढ़ते ही अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मेरे पिताजी ने एक गलती की थी और आपके पति ने दूसरी, लेकिन दोनों ही उस गलती की आग में पूरी जिंदगी जलते रहे। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा और उस पर ऐसा लगा जैसे 30 साल के बिछड़े 2 परिवार के घाव पहली बार भरने लगे हों। उसी समय अमन ने एक और फैसला किया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, माँ जी, अब केवल आपको अपनाना ही काफ़ी नहीं है। हम मिलकर ऐसा काम करेंगे कि कोई भी बुजुर्ग अपने ही बच्चों के कारण अकेला महसूस ना करे। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे।
कुछ ही देर में हम लॉकर रूम के अंदर थे। लोहे की मोटी अलमारी के सामने खड़े होकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चाबी ताले में डाली। 30 साल से बंद पड़ा लॉकर धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उसके अंदर सफ़ेद कपड़े की लिपटी एक डायरी, साथ में जमीन के कागज, कुछ सोने के पुराने सिक्के और एक सीलबंद लिफाफा रखा था। उस लिफाफे पर साफ अक्षरों में लिखा था कि यह पत्र केवल सुरेश के परिवार के लिए है। मन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर रघुवीर की लिफाफट में कई पन्नों का पत्र था। अमन पढ़ने लगा। प्रिय सुरेश के परिवार, अगर यह खत तुम्हारे हाथों तक पहुंचा है तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं हर दिन अपने अपराध के लिए जिया हूँ। मुझे अदालत से नहीं, मेरी अंतरात्मा ने उम्र कैद दी है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस लॉकर में जो कुछ भी है वह मेरा नहीं, सुरेश की अमानत है। इसे उसके बेटे को दे देना। और अगर कभी कमला अकेली पड़ जाए तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना। पत्र खत्म होते ही अमन की आवाज़ भर्रा गई। उसने पत्र सीने से लगा लिया। उसकी माँ भी रोते रोते मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, बहन, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहली बार इतने बरसों बाद अपने दिल का बोझ हल्का होते महसूस किया। लेकिन तभी बैंक मैनेजर ने एक और बात कही, कमला जी, लॉकर में एक और फाइल है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने फाइल खोलकर अमन को दी। उसमें एक रजिस्ट्री थी। रघुवीर ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले अपनी आधी खेती बेचकर एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनवाने के लिए दान कर दिया था। नीचे लिखा था, जिस दिन मेरा अपराध माफ़ हो जाए उस दिन इस वृद्धाश्रम का नाम मेरे दोस्त सुरेश के नाम पर रख दिया जाए। यह पढ़ते ही अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मेरे पिताजी ने एक गलती की थी और आपके पति ने दूसरी, लेकिन दोनों ही उस गलती के आग में पूरी जिंदगी जलते रहे। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा। उस पर ऐसा लगा जैसे 30 साल के बिछड़े दो परिवारों के घाव पहली बार भरने लगे थे। उसी समय अमन ने एक और फैसला किया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, माँ जी, अब केवल आपको अपनाना ही काफ़ी नहीं है। हम मिलकर ऐसा काम करेंगे कि कोई भी बुजुर्ग अपने ही बच्चों के कारण अकेला महसूस ना करे। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। वृद्धाश्रम का उद्घाटन होने वाला था। पूरा शहर वहां मौजूद था। बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सुरेश सेवा सदन। नाम पढ़ते ही अमन की माँ की आंखें भर गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, आज तुम्हारा नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जा रहा है। मैं चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। तभी अचानक भीड़ में से मुझे दो जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। वो मेरे दोनों बेटे महेश और दिनेश थे। उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी। चारों के चेहरे पहले जैसे नहीं थे। कपड़े साधारण थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरों पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो डरते हुए मेरे पास आए। महेश मेरे पैर में गिर पड़ा, माँ, हमें माफ़ कर दो। दिनेश भी रोते हुए बोला, हमने आपके साथ बहुत बड़ा पाप किया है। उस दिन जब आप घर छोड़कर गई, हमें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दिन से हमारे घर की खुशियाँ खत्म हो गई। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। महेश बोला, जिस पैसे के लिए हमने आपको छोड़ दिया था, वही पैसा हमारे लिए अब शाप बन गया। मैं चुप रही। वह आगे बोला, जिस बैग में पैसे थे उसमें पूरे 25 लाख नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए थे और बाकी ऊपर की गड्डियाँ असली थी। नीचे सारे कागज थे। मैं और अमन एक दूसरे को देखने लगे। अमन हल्का सा मुस्कुराया। महेश बोला, हम लालच में अंधे हो गए थे। 5 लाख रुपए भी हमने कुछ महीनों में बर्बाद कर दिए। कारोबार में घाटा हो गया, कर्ज चढ़ गया, रिश्तेदार भी साथ छोड़ दिया। तब पहली बार समझ आया कि जिस माँ से हमने हमें सब कुछ दिया, उसी को हमने ठुकरा दिया। छोटी बहू पूजा रोते हुए बोली, माँ जी, रात को नींद नहीं आती, हर दिन आपकी याद आती है। रीना ने हाथ जोड़ दिए।
अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। मेरे अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ वह दिन याद आ गया जब मुझे बोझ समझ के घर से निकाल दिया गया हो, और दूसरी तरफ सामने मेरे वही बच्चे रो रहे थे जिन्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया था। अमन धीरे से मेरे पास आया। उसने कहा, माँ जी, फैसला आपका होगा। मैं कुछ पल आंखें बंद कर ली और फिर धीरे धीरे अपने दोनों बेटों को उठाया। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे दोहराना सबसे बड़ा अपराध होता है। दोनों ने एक साथ कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, मैंने उनके पत्नियों की तरफ देखा। अगर सच में बदल गई हो तो याद रखना, घर की सबसे बड़ी बरकत बुजुर्गों की दुआ होती है। चारों रो पड़े। अमन की माँ भी भावुक हो गई। अमन ने आगे बढ़कर महेश और दिनेश से कहा, आज मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगूंगी, लेकिन एक वादा ज़रूर चाहूँगी। महेश ने तुरंत कहा, जो कहोगे करोगे। अमन बोला, हर महीने एक दिन तुम दोनों इस वृद्धाश्रम में आओगे, यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के साथ समय बिताओगे, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। दोनों भाइयों ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। उत्तराघाटन के बाद मैंने देखा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले कई बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। शायद उन्हें पहली बार लगा कि कोई उन्हें बोझ नहीं अपना मानता है। मैंने आसमान की तरफ देखा। मन ही मन कहा, रघुवीर, सुरेश, आज शायद तुम्हें दोनों की आत्माओं को भी शांति मिल गई होगी। उस दिन मुझे समझ आया, रिश्ते खून से नहीं इंसानियत से निभाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।